नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का द एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में। मेरा नाम है अंशुल त्रिपाठी और आप सभी लोगों का द एकलव्य आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इस उम्मीद में कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को शुरू कर चुके होंगे और अपने स्वास्थ्य का बहुत बेहतरीन ध्यान रखे हुए होंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों के राज्य में अलग अलग एग्ज़ाम्स को लेके अलग अलग नोटिफिकेशंस जब भी आते हैं तो उसके रिगार्डिंग द एकलव्य आईएएस एकेडमी आप लोगों के लिए एक डिटेल वीडियो लेके आता है। उसके बाद जब वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू हो जाती है तो कुछ ऑनलाइन कंटेंट जो बच्चे परचेज़ नहीं कर सकते इन क्लासेस को, उनके लिए ऑनलाइन कंटेंट इंस्टीट्यूट के चैनल पर डाला जाता है ताकि आप लोग देख सकें, अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकें। साथ ही साथ जो लोग अच्छे से गाइडेंस चाहते हैं उनके लिए जो इंस्टीट्यूट है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस चला रहा है, जो कि चलाता ही है। तो इस बार हम बात कर रहे हैं लोअर बीसीएस का एग्ज़ाम जो आपके 11th ऑफ मई 2025 में होने वाला है। इसके प्रीलिम्स के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, ठीक। प्रीलिम्स मोर और लेस मेंस के लिए भी, ताकि हम कुछ ऐसे टॉपिक्स को कवर कर लें जो आपके प्री में भी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है और मेंस में भी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। इन टॉपिक्स पर हम बात कर रहे हैं। अगर आप लोग गाइडेंस चाहते हैं और अपनी तैयारी को बड़े अच्छे से करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कम समय में आप सिलेबस को ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकें, तो आप इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ सकते हैं। आपको डिटेल्स अगर नॉलेज चाहिए एग्ज़ाम के बारे में तो आप नीचे कुछ नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। ये जो बैचेज हैं ये 2 जनवरी से शुरू हो रहे हैं, ठीक। और ये बैच ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बोर्ड में है। ऑनलाइन क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो देहरादून में नहीं है, ऑफलाइन अटेंड नहीं कर सकते, लेकिन वो तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए ऑफलाइन ऑनलाइन मोड हमारा इंस्टीट्यूट का ऐप है द एकलव्य आईएएस, ठीक। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम एंशिएंट के देख चुके थे, मिडेवल में हमने कुछ पिक किए थे। हम बात कर रहे थे दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो हमने लास्ट वीडियो में ये देखा कि जो दिल्ली सल्तनत है वो स्टैब्लिश कैसे हुई, ठीक है। दिल्ली सल्तनत स्टैब्लिश कैसे हुई, इसका हमने एक बेसिक रेफरेंस देखा था। अभी तक हमने बात सिर्फ इतनी की थी कि दिल्ली सल्तनत का जो क्षेत्र है, इस एरिया में मोहम्मद गौरी आए थे, ठीक है। हमने फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन देखी 1191 में, सेकंड बैटल ऑफ तरेन देखी 1192 में, ठीक है। हमने ये युद्ध देखे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि भारत में दिल्ली सल्तनत शुरू हुई कैसे। तो यहाँ से शुरू की थी हमने बात कि मोहम्मद गौरी के 4 स्लेव थे, दास थे, जिनका नाम हमने देखा था। पहले का नाम था ताजुद्दीन यल्दौज, दूसरे का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब इससे आपको कुछ चीज़ें याद आ गई होंगी। तीसरे का नाम था नासिरुद्दीन कुबाचा और चौथे का नाम था बख्तियारुद्दीन खिलजी। तो ये 4 दास थे, मोहम्मद गौरी के स्लेव थे, ठीक। अब ये जो दिल्ली वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र पर किसने अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया, अपनी पकड़ बना दी, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। तो यहीं से शुरू होती है स्लेव डायनेस्टी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं गुलाम वंश, ठीक है। यहाँ से फाउंडेशन पड़ती है, बेसिक शुरू होते हैं गुलाम वंश के, ठीक। चलिए, अच्छी बात है। अब क्योंकि 1206 में मोहम्मद गौरी की हो गई थी मृत्यु, ठीक। तो 1206 में जैसे ही गौरी जी मरे, उसके बाद किसने अपने आप को स्वतंत्र और क्षेत्र का अधिकारी घोषित कर दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब यही बात आपको पहली लाइन में मिलेगी, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी, ठीक है। गवर्नर इंडियन, मतलब ये जो क्षेत्र है इंडियन वाला, जो हम दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र देखते हैं, उस क्षेत्र पर किसका कंट्रोल था। जब दिल्ली सल्तनत से पहले मोहम्मद गौरी का क्षेत्र था, तो मोहम्मद गौरी ने भी किसको गवर्नर अपॉइंट किया था कि भाई देख रहे कौन करेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक करेगा। अब जैसे ही गौरी जी मरे, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को स्वतंत्र घोषित किया और 1206 में क्या किया, 1206 में स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश की स्थापना की, ठीक। अब उन्हें पता था कि ये जगह बहुत ज़्यादा क्या है, डिस्टर्बेंस से, क्योंकि हमारे पास रीजन है, जो हमारा बाउंड्रीज है, वहाँ से हम देखते थे कि इन्वेजन्स चले आ रहे, क्योंकि मोहम्मद गौरी ने भी उसी क्षेत्र से इन्वेजन किया था।
और अगर एक बार हो गया तो संभावनाएं बनी रहती हैं। ठीक, अब इन्वेजन तो हो गया, लेकिन यहाँ पर भी तो लोकल कुछ लोग चल रहे थे, तो उन बाउंड्रीज को सिक्योर रखने के लिए ये क्या करते थे, मिलिट्री हेडक्वार्टर बना देते थे। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, कंट्रोल करने के लिए किस जगह में इसने मिलिट्री हेडक्वार्टर बनाया, दिल्ली के नज़दीक इंद्रप्रस्थ जो जगह है वहां पर क्या बनाया, अपना हेडक्वार्टर बनाया। ठीक है, समझ गए हम। लेकिन जब मोहम्मद गौरी जिंदा थे 1206 से पहले, उससे पहले ही क्योंकि मिलिट्री हेडक्वार्टर भी इधर की साइड बन गए थे, और वो किसके अंडर थे, वो अंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक के अंदर थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जैसे ही गौरी जी मरे नहीं थे 1206 में, ठीक 1206 में इनकी मृत्यु हुई, लेकिन इससे पहले ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या कर दिया था, यहाँ पर अपनी स्टैंडिंग आर्मी डिप्लॉय कर दी थी, बना दी थी। और जैसे ही 1206 में गौरी मरा, उसके जस्ट बाद क्या हो गया, उन्होंने स्लेव डायनेस्टी स्थापित कर दी। ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गौरी इन 1206 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या कर दिया, स्वयं को स्वतंत्र डिक्लेयर कर दिया, और यहाँ पर शुरू होती है क्या, दिल्ली सल्तनत शुरू होती है। ठीक, तो इतना हम बेसिक फाउंडेशन समझे। ठीक, नेक्स्ट, अब हम कैसे अपनी तैयारी को स्पेसिफिक बनाते हैं। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत के राजा कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू करते हैं। आराम शाह, इल्तुतमिश, फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, अलाउद्दीन, मशहूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बलबन, और लास्ट क्या है, कैकुबाद या फिर क्यूमर्स। इतने सारे राजा हैं, तो हम किसको पढ़ें किसको छोड़ें, किसने कुछ काम किया है किसने नहीं किया। किताब में आपको सबके बारे में मिलेगा कुछ ना कुछ, कि ये तोते उड़ाते थे, ये कबूतर उड़ाते थे, ये काम करते थे। क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं, कैसे पता चलेगा, तो पता आप अगर तैयारी को सीक्वेंस से करेंगे तभी पता चलेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं, हमने कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ा, आराम शाह नहीं पढ़ेंगे, फिर इल्तुतमिश पढ़ते हैं, काम के हैं। ठीक है, रजिया सुल्तान पढ़ते हैं हम। रजिया सुल्तान आप सभी लोग जानते हैं, पहली महिला शासक दिल्ली सल्तनत की, इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद सीधा पढ़ते हैं हम गयासुद्दीन बलबन, और एक लाइन में ख़त्म करते हैं क्या, क्यूमर्स को। इस तरीके से हम क्या करते हैं, दिल्ली सल्तनत में जो पहली डायनेस्टी है, स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश, उसको क्या करते हैं, उसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को हम पढ़ रहे थे, कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसने कुछ और काम किए थे। क्या काम किए थे, इसने सबसे पहले अपनी जो कैपिटल है, कैपिटल मतलब राजधानी, कहाँ बनाई, लाहौर में बनाई। ठीक है, लेकिन जो इनका शासन था, इनका टाइम पीरियड था, ये बहुत कम टाइम तक चला। ठीक, कम टाइम तक चला। हमने देखा 1206 से और 1210 में क्या हो गए थे, मर गए थे। अब हम देखेंगे कैसे मरे थे, लेकिन मर गए थे। ठीक है, 4 साल तक इनका केवल क्या चला, शासनकाल चला। मुस्लिम लेखक जो इस्लामिक स्कॉलर्स या फिर इस्लामिक राइटर्स हैं, उन्होंने इनको किस नाम से जाना, लाख बख्श के नाम से रिप्रेजेंट किया है। क्यों, क्योंकि भाई इनकी जो पॉलिसी थी वो बहुत लिबरल थी। लिबरल थी मतलब कि ये एक सर्टेन पॉइंट पे धर्म, मतलब अगर किसी का बुरा हो रहा है, अगर राजा अपनी तरफ से कुछ हेल्प कर सकता है और किसी का बुरा ना हो हेल्प करने की वजह से, तो ये उस डायरेक्शन में बड़े लिबरल थे। ठीक है, गरीबों की तरफ देख सकते हैं हम, जनता के प्रति हम देख सकते हैं जो क्षेत्र में रह रही है, चाहे वो रिलीजन वाइज हो चाहे वो कास्ट वाइज। हम देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन हमारी सोसाइटी में बहुत पहले से था, हम वैदिक पीरियड पढ़ते आ रहे हैं, उस समय से था। लेकिन राजा को लिबरल बोला गया, इसका क्या मतलब है, जो उसकी जनता थी उसके प्रति वो सजग थे। ठीक है, और लाखों का दाता मतलब लाखों का दाता, लाख बख्श। ठीक है, इसीलिए क्या कहा गया इनकी नीति को, उदारतापूर्ण, मतलब लिबरल, उसी को कहते हैं। इसीलिए इनकी पॉलिसी को क्या कहा जाता है, लिबरल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ऐबक ने महान विद्वान हसन निज़ामी को संरक्षण दिया था। ठीक है, हसन निज़ामी जो कि स्कॉलर थे, वो किसने किए थे, पेट्रोनाइज कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये प्रश्न बन सकता है आप लोगों के एग्जाम में कि मशहूर, अगर इस तरीके से आया तो मशहूर आ जाएगा, अदरवाइज शब्दावली कुछ भी हो सकती है। द फेमस फिलोसोफर आ जाए, स्कॉलर आ जाए, जिनका नाम है हसन नाजी, को किसने संरक्षण प्रदान किया था दिल्ली सल्तनत में, तो नाम आ जाए। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है किस डायनेस्टी ने किया था, क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि किस राजा ने किया था। ठीक है, तो हमको पूरा कंसेप्ट तैयार करते हुए चलना है। ठीक, ये समझ गए हम।
लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इन्होंने क्या किया, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू कराया। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, शुरू कराया, खत्म नहीं किया, शुरू कराया। खत्म किसने कराया? इसके बाद इल्तुतमिश जो हम देखेंगे, इन्होंने क्या कराया, इस काम को पूरा कराया। डिफरेंस है, ठीक है। कुतुब मीनार का काम शुरू कराया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, किसके नाम पर? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर, ठीक। और ख़त्म कराया इल्तुतमिश ने। और 1210 में चौगान मतलब हॉर्स पोलो, घोड़े पर बैठकर हम पोलो खेलते हैं, हॉर्स पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर क्या हो गई, इनकी मृत्यु हो गई, ठीक। तो हमने ये देखा किसके बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, ठीक। इसके बाद देखते हैं हम इल्तुतमिश के बारे में, क्या इंपॉर्टेंट खबर है, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमारे पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक। तो ये किस जनजाति का था, किस जाति का था, किस ट्राइब से बिलोंग करता था? तो इल्बरी ट्राइब से ये बिलोंग करता था। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये पूछ सकता है कि इल्बरी ट्राइब से होने के कारण इसने किस डायनेस्टी की शुरुआत की? इल्बरी। हालांकि हम इसको स्लेव डायनेस्टी में ही पढ़ते हैं, लेकिन एक सब डायनेस्टी मान लेते हैं हम इसको कि इल्बरी डायनेस्टी की शुरुआत किसने की? इल्तुतमिश ने की, ठीक। पहली बार ही शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। तो इन्होंने क्या किया, लाहौर से अपनी कैपिटल को कहाँ शिफ्ट कर दिया? दिल्ली में शिफ्ट कर दिया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब एक और नाम आया, चंगेज खां। तो उस समय पर जो चंगेज खां है उसके अटैक्स चल रहे थे, न केवल भारत के सीमांत जिलों में, वहाँ पर भी चांसेस बन रहे थे, और मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया में, ठीक। सेंट्रल एशिया में तो चल ही रहे थे चंगेज खान के अटैक, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले कैसे किया है कि मध्य एशिया के ख्वारिज्म शाह जलालुद्दीन का समर्थन करने से इनकार कर दिया। ये किसका अपोनेंट था? ये अपोनेंट था चंगेज खान का मध्य एशिया में, ठीक। तो इन्होंने सपोर्ट करने से ना बोला, मतलब ये किसकी फेवर ली? इन्होंने चंगेज खान का फेवर लिया, जिस कारण इनके टाइम पीरियड में चंगेज खान ने इस क्षेत्र पर आक्रमण, ऊपरी बाउंड्रीज पर आक्रमण नहीं किया। इसीलिए इस पॉलिसी को क्या कहा जाता है? इल्तुतमिश की मंगोल पॉलिसी कहा जाता है, ठीक है। मंगोलों के खिलाफ एक नीति बनाई कि हम भाई मंगोलों के अगेंस्ट जो होगा उसको सपोर्ट ही नहीं करेंगे, ठीक। तो ये बहुत ज़्यादा क्या है, फेमस है। और लास्ट लाइन, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जानते हैं ये सब इस्लामिक रिलीजन के थे, ठीक। टर्किश सब इस्लामिक रिलीजन थे। इन्होंने कैलिफ मतलब होता है खलीफा, ठीक। खलीफा, ये मोरलेस खलीफाओं को ही क्या मानते थे? अपना धर्म का संरक्षक मानते थे। इनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामले होते थे उनका संरक्षक मानते थे, ठीक। तो यहाँ पर एक बात है कि क्या 1229 में अब्बासिद खलीफा से मंसूर मतलब होता है एग्रीमेंट, कि भाई इस जगह पर राजा अब कौन हूँ? मैं हूँ, ये प्राप्त कर दिया, जिस कारण से ये क्या बन गया? कानूनी संप्रभु शासक बन गया, मतलब लीगल एम्परर बन गया इस क्षेत्र का, दिल्ली सल्तनत के क्षेत्र का, ठीक है। कभी कभी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि दिल्ली सल्तनत में लीगल मतलब कानूनी तौर पर संप्रभु शासक कौन बना था 1229 में, 1229 में, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? इल्तुतमिश हो जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास रजिया सुल्तान, 1236 टू 1240 AD, 4 साल केवल। इनका जो प्रेम प्रसंग है वो बड़ा फेमस है, ठीक है। तो इनका प्रेम प्रसंग क्या है आप सभी लोग जानते होंगे, आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा कि यहाँ पर सबसे पहले हम फैक्ट देख लेते हैं, प्रेम प्रसंग हम आगे देखेंगे, कि ये सबसे पहली महिला शासक थी, ठीक है। इन्होंने क्या खत्म किया? पर्दा प्रथा समाप्त की भाई, पर्दा, क्योंकि इन्हें लगता था कि अगर एम्परर जो राजा है या फिर जो शासक है वो पर्दे के अंदर से राज करेगी तो कैसे चलेगा, इसी कारण से इन्होंने पर्दा प्रथा खत्म की। ये पुरुषों की तरह कोट, जिसे हम क्या कहते हैं कुलाह, कोट मतलब कुबा और कुलाह मतलब टोपी, ये पहन के बैठती थी किसमें? दरबार में, और न्याय करती थी, ठीक है। किसकी तरह? पुरुषों की तरह। तो ये जो पेट्रियार्की थी, मतलब पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी, उसको काउंटर करने का काम किसने किया है? रजिया सुल्तान ने किया, ठीक। अब आता है प्रेम प्रसंग। 1240 में सरहिंद के सूबेदार अल्तुनिया से विवाह। अब ये कैसे हुआ?
ठीक। तो इनकी आर्मी में थे कौन? गुलाम जमालुद्दीन याकूत। ठीक। तो ये प्रेम करते थे, रजिया सुल्तान इनसे प्रेम करती थी। ठीक है, रजिया सुल्तान इनसे प्रेम करती थी और ये भी रजिया सुल्तान से प्रेम करते थे। लेकिन सरहिंद का जो सूबेदार था, जिनका नाम था क्या? अल्तूनिया, सूबेदार अल्तूनिया, इनको भी रजिया सुल्तान क्या लगती थी? अच्छी लगती थी। ठीक। तो क्या हुआ, जैसे ही इन्हें ये पता चला कि ये आपस में क्या करने वाले हैं, याकूत और रजिया सुल्तान आपस में क्या करने वाले हैं, एक साथ होने वाले हैं, तो सरहिंद के सूबेदार अल्तूनिया ने क्या कर दिया? अटैक कर दिया। दो काम हो रहे थे, रजिया सुल्तान को भी कैप्चर कर लेता और जो दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र है वहां पर, क्योंकि इनका ध्यान तो प्रेम प्रसंग पर था, तो जो राजकाज था, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वो कंपैरेटिवली ढीला दिख रहा था। ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए इन्होंने आक्रमण किया कहाँ पर? दिल्ली सल्तनत के क्षेत्र पर, और रजिया सुल्तान को बंदी बना दिया, याकूत को मार दिया। ठीक। अब रजिया सुल्तान के पास दो ऑप्शन थे, रजिया सुल्तान के पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं जिंदगी भर जेल में बंद रहूं, ठीक, और अब हमें अपने जो दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र है उसे भी हाथ धोना पड़ेगा। तो क्या किया रजिया सुल्तान ने? किससे शादी कर दी? अब अल्तूनिया से शादी कर दी। ठीक। और ये बताया जाता है कि 1540 में ही मार्ग में डाकुओं ने किसको कर दिया? रजिया सुल्तान की हत्या कर दी। ठीक। और ये बताया जाता है कि हमने क्या देखा था, रजिया सुल्तान के बाद कौन सा शासक है? मुइजुद्दीन बहराम शाह। ये बताते हैं कि वो जो डाकू थे वो बहराम शाह ने भेजे थे। उसके बाद गद्दी पर कौन आ गया था? बहराम शाह आ गया था। ठीक है, ठीक। तो हमने रजिया सुल्तान देखा। इसके बाद हम पढ़ते हैं लास्ट किसको? बलबन को, जिनका टाइम पीरियड था 1246 से 1287 के बीच में। अब बलबन जी ने क्या काम किया? ठीक, ये किसके उत्तराधिकारी थे? किसके? नसीरुद्दीन मोहम्मद के वजीर थे, और इनके आगे क्या थे? सक्सेसर थे, इनके उत्तराधिकारी थे। ठीक। इनके क्या काम है भाई? अकॉर्डिंग टू द बलबन, द सुल्तान वॉज गॉड शेडो ऑन अर्थ। मतलब बलबन के अनुसार जो सुल्तान था, जो महाराज थे, वो किसकी परछाई थे? गॉड, भगवान की परछाई थे। मतलब जिस भी लैंग्वेज में वो बोले, लेकिन गॉड जो एक वो शक्ति एंटिटी जिसको भी वो मानते हैं, उसकी परछाई थे, खुदा की परछाई थे। ठीक है। और खुदा के बदले यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने का, न्याय करने का काम किसको सौंपा गया था? खुदा ने सीधा किसको सौंपा था? सुल्तान को सौंपा था। ठीक है। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है। इसी बात के चलते इन्होंने दो व्यवस्थाएं शुरू की थी, जिनका नाम लिखा है क्या? सजदा, जिसे हम सिजदा भी कहते हैं, दूसरा है पाइबूस। ठीक। सिजदा करना मतलब सलाम, झुकना राजा के सामने, और पाइबूस का मतलब क्या है? पाइबूस का मतलब कि राजा के पैरों को चूमना। ठीक है। तो ये प्रथाएं इन्होंने शुरू की, लेकिन की कहाँ? अपना जो इनका कोर्ट है, कोर्ट मतलब इनका जो दरबार है, वहां पर जो नोबल है, विद्वान लोग हैं, कोर्ट में बैठते रहते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बैठते हैं, ठीक है, मंत्रिमंडल जिसको हम कहते हैं, उन लोगों के सामने राजा को ग्रेट बताने के लिए कि भाई राजा ईश्वर की परछाई है, क्या किया इन्होंने? ये जो सजदा और पाइबोस है, ऐसी जो चीजें हैं, वो क्या की? शुरू की। ठीक। कुलीन वर्ग मतलब यही होता है जो उस समय के श्रेष्ठ कोर्ट के लोग थे, मतलब जो हम स्कॉलर्स कह सकते हैं, जिनको मतलब जिन भी डिपार्टमेंट के हेड्स थे, जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उनके हेड्स को ही तो हम कोर्ट में बिठाते थे। ठीक। उनके सामने राजा की अहमियत ज़्यादा, कि भाई तुम लोग भले ही पढ़े लिखे लोग हो, तुम लोग भले ही अपने अपने क्षेत्र में जानकार लोग हो, लेकिन सबके ऊपर कौन है? राजा, सुल्तान। ठीक है। तो ये सब कुछ काम था जो क्या किया था? बलबन ने किया था। और इन्होंने जो भारतीय मुसलमान थे उनको सरकार में महत्वपूर्ण पद नहीं दिए थे। रीजनल मुस्लिम्स को इन्होंने क्या नहीं दिया? जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में पहले से जो थे, ठीक, क्योंकि हम देखते हैं मोहम्मद बिन कासिम की शुरुआत वहीं से होती है 712 ईस्वी से, तो वहाँ से और हम पढ़ने लग गए हैं 1246 1287। इस बीच में कुछ ना कुछ अमेलगमेशन तो हुआ होगा। ठीक। इसी अमेलगमेशन को इसने दूर किया और कहा कि नहीं, जो यहाँ पे नई ब्रीड बनी है, ये जो लोकल मुस्लिम्स हैं, वो मुस्लिम्स ओरिजिनल मुस्लिम्स नहीं है। तो इसी कारण से इस कोर्ट में इन्होंने क्या दिया? मुस्लिम्स को महत्वपूर्ण पोस्ट नहीं दी। ठीक। तो इसके बाद लास्ट राजा हमने देखे थे क्यूमर्स, और क्यूमर्स को मारकर खिलजी डायनेस्टी क्या हो जाती है?
दिल्ली सल्तनत पर राज करती है। अब खिलजी आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम स्लेव डायनेस्टी जो गुलाम वंश हमने देखा यहीं पर ख़त्म करते हैं हम इसको, और इतना ही हमें इसी तरीके से पढ़नी होती हैं चीज़ें, इसी तरीके से हमें फैक्ट पिक करने होते हैं जो हमारे पेपर में आ चुके हैं या फिर आने की संभावनाएं हैं। ठीक, तो इतने में हमने समाप्त किया किसको, गुलाम वंश को, स्लेव डायनेस्टी को। नेक्स्ट क्लास हम खिलजी डायनेस्टी के बारे में देखेंगे। ठीक है, कि खिलजी डायनेस्टी में क्या इम्पैक्ट था, समाज की क्या स्थिति थी, ठीक, किस तरीके से समाज बदल रहा था, कौन से राजा थे, ये हम देखेंगे। तो आप सभी लोग अगर अपनी तैयारी को इस तरीके से करना चाहते हैं तो आप सभी लोग इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ सकते हैं। आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। क्लासेस आपकी ऑनलाइन ऑफलाइन 2 जनवरी से आपके बैचेस शुरू हो रहे हैं। आप नीचे लिखे नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।